अमाउंट एलोकेट कर दी, फिर उसकी जब प्रोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन और इजी हो जाती है, बिकॉज आपको पता होता है कि इतनी अमाउंट आपने स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए की है, सो टू हेल्ड द सिस्टम अकाउंटेबल इज मच इजियर देन पूरे सिस्टम के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी करें। नहीं, उससे बेहतर क्या है, एक इंडिविजुअल सेटअप ले लें, एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को आप एलोकेट कर दें, उसकी अकाउंटेबिलिटी करना इंतहाई आसान है बनस्बत ये कि पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराएं। गेटिंग माय पॉइंट जी? तो इसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम। आपको स्क्रीन क्लियर है स्टूडेंट्स? आपकी क्लियर है जी स्क्रीन? काइंडली जरा बताइएगा, मेरा से बहुत पीछे है, जूम ज्यादा होगा। दो चार फोटो सर नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप जो आपको बताई है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम। कि आप सिस्टम को डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेते हैं और उनके लिए स्पेसिफिक एलोकेशंस को ओके करवा लेते हैं इन शेड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स। ये याद रखें जी, SAE, शेड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स। ऑथोराइज किसने की है? पार्लियामेंट ने। कि आपने एक अमाउंट को ऑथराइज करा लिया है फ्रॉम पार्लियामेंट थ्रू वोटिंग, ठीक है, जैसे अमूमन बजट बनता है, तो इसको क्या कहेंगे, प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम। और किस लेंस पे चलेंगे, एक सब लेंस पे चलेंगे एज पर द प्रोग्राम। जब एक प्रोग्राम की लेंस तक चले गए हैं तो सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पूरे की करने के बजाय एक प्रोग्राम की अकाउंटेबिलिटी करना इंतहाई आसान है। तो इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ओरिएंटेड बेनिफिट्स में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बिकॉज पीपल विल फील दैट कि सर एक प्रोग्राम की अकाउंटेबिलिटी आसान है बनिस्बत इसके कि आप पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी करें। जैसे कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो दिए जाते हैं, जब अनाउंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कंपनी बन जाती है फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट। पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराने की बजाय एक स्मॉल एंटिटी को अकाउंटेबल ठहराना इंतहाई आसान है। तो इसमें कहां तक हम चले जाएंगे, प्रोग्राम के लेवल तक चले जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी जीरो बेस्ड बजटिंग। देखिए ना, आप ये इसको इस तरह समझें कि आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स या हेड्स में डिवाइड कर लिया, एक प्रोग्राम आ गया, उस प्रोग्राम के अंदर डिफाइंड रोल्स वगैरह सबके डिफाइंड होंगे, ठीक है। अमाउंट एलोकेट होगी, अमाउंट एलोकेट होगी और उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक एक प्रोग्राम को अकाउंटेबल ठहराना आसान है और सिस्टम के अंदर उसकी इकोनॉमिक जो ट्रांसपेरेंसी है उसको देखना इंतहाई आसान है बनस्बत इसके कि पूरे सिस्टम को देखें आप, पूरे सिस्टम के हर प्रोग्राम को एनालाइज करें, ठीक है। तो वो टाइम टेकिंग भी है, ये टाइम टेकिंग नहीं है, इट इज इजी। ठीक है।
अच्छा जी। सर नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग में आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जीरो। हर चीज को कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे। अभी आपको स्क्रीन क्लियर है? जीरो से स्टार्ट करेंगे हर सिस्टम को, और बताएंगे सर आप री जस्टिफाई करें ईच एंड एवरी स्कीम, या कोई भी नया प्रोग्राम है तो उसको आपने क्या करना है, री जस्टिफिकेशन। ये बड़ी अच्छी चीज है। जब आप री जस्टिफिकेशन करते हैं इट मींस दैट कि पूरा सिस्टम अकाउंटेबल होता है आफ्टर पीरियाडिक इवेल्युएशन। बात समझ आ रही है? एक तो इवेल्युएशन हो रही है ना आपकी, एज पर द प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है कि आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, हर हर स्कीम को री जस्टिफाई करना है, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या होगा जी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, इनहांस हो जाएगी। देखिए जी, इट इनहांसेस द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और रिसोर्सिस को एलोकेट करेंगे एज पर इंपॉर्टेंस। जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसकी एलोकेशन क्या होगी, ज्यादा। जिस चीज की इंपॉर्टेंस कम है उसकी एलोकेशन भी कम हो जाएगी। आप लोगों की एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ बजटिंग के ऊपर चाहे डिवाइड कर लें, कुछ लोग लाइन आइटम कर लें, कुछ लोग परफॉर्मेंस बजटिंग कर लें, जीरो बेस्ड बजटिंग कर लें। ठीक है, इससे ये होगा कि सर काम डिवाइड हो जाएगा और आप थोड़ा रिसर्च वर्क भी थोड़ा सा कर लें इसके ऊपर। ठीक है, बजट की। ठीक है, तो क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, हर चीज का फायदा भी है नुकसान भी है। अच्छा जी, जीरो बेस्ड बजटिंग हो गया जी। जब हर चीज को रीजस्टिफाई करेंगे तो वेस्टेज क्या हो जाएगी, कम। अमाउंट की वेस्टेज भी तो होती है ना। पाकिस्तान के अंदर एक ये भी ट्रेंड है कि ब्लॉक एलोकेशन भी की जाती है। डिफाइन नहीं किया अंदर किस किस चीज के ऊपर एक्सपेंडिचर्स होंगे, ब्लॉक एलोकेशन कर दो। वो ब्लॉक एलोकेशन जो सी है वो गलत है। फर्ज करेंगे सीएम ये कहता है कि तरक्याती कामों के लिए मैंने ना 50 करोड़ दे दिए किसी एमएनए को। एमएनए को क्यों दिए भाई? प्लानिंग किधर है उसकी, नो। लोगों को खुश करने के लिए, एमएनए एमपीएस को खुश करने के लिए क्या है, 50 करोड़ उसको दे दिए, 3-4 अरब किसी और को दे दिए। मुझे याद है वो एक तकरीर के दौरान ना किसी ने कहा था कुर्बान किए तुम पे, 10 अरब कुर्बान किए। कुर्बान कुर्बान कुर्बान। है जो तरीका। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात बताऊं, जरा खुद गौर कीजिएगा। पीटीआई के लोगों को पकड़ने के लिए आजकल क्या हो रहा था, पुलिस खड़ी थी ना, तो उनको खाना कहाँ से खिलाया जा रहा है, कौन दे रहा है?
आपके आपके पैसे हैं, पैसे आपके हैं, लग भी आपके ऊपर ऑपरेशन के ऊपर लग रहे हैं। चाहे ऑपरेशन कह लें, चाहे जो मर्जी कह लें, चाहे कंटेनमेंट कह लें, चाहे रूल ऑफ लॉ का नाम ले लें, जो मर्जी ले लें, पैसे तो आपके हैं ना। और मुझे याद है मैं कल वापस गया हूँ ना, जब कल भी मैं इधर ही लाहौर में था मतलब, तो वापस गया हूँ तो सर वो बिरयानियां उड़ रही हैं, बोतलें पड़ी हुई हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे उससे उनसे गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि सर वो जो पैसा लग रहा है कोई किसी हेड के अंदर अप्रूव हुआ था कि जनाब वो उस दिन जाके ये होगा, क्या कहते हैं, कोई प्रोटेस्ट होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए इतने लोगों का इस्तेमाल करना है, तो उसके अंदर इतने खाने भी पकने हैं, कहीं लिखा हुआ है? नहीं। आ गई ना एलोकेशन। क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स ज्यादा है कि जिधर मर्जी उठा के जिधर मर्जी लगा दो। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग। किसके पास क्या अकाउंटेबिलिटी है कि कितना कुछ आया कितना कुछ गया, किसके पास है? नो। कभी सोचा है आपने? जरा बाहर निकले ना जब, वो इस खोल से ना, कमरे के खोल से बाहर आके भी सोचने की कोशिश किया करें कि यार दुनिया चल कैसे रही है। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। जितने वो काफले गए हैं ना केपीके से सरकारी मशीनरी के लिए, अब सरकारी मशीनरी को यूज कर रहे हैं तो सरकारी मशीनरी के लिए को साथ एक्सपेंसेस भी तो लग रहे हैं, या ऐसे ही मुंह उठाया गाड़ी में बैठे लो जी सारे निकल गए? नहीं, प्लानिंग की है ना पहले। तो वो जो पैसे लग रहे हैं वो किधर जा रहे हैं? मतलब अभी जो गेम चल रही है, अभी गेम चल रही है अपने आप को बचाने की, पॉलिटिक्स के अंदर रेलिवेंट रखने की गेम, ये गेम ये है। ये लोगों के इंटरेस्ट की गेम नहीं है। बात सीधी सी है। इट इज नॉट द गेम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये अपने आप को बचाने के लोगों को अपने लारे लारे लग गए हैं। असि तो गए थे, हम तो गए थे पॉलिटिक्स से आउट। वो 1971 में नारा लगाया था, इधर तुम उधर हम, इधर हम उधर तुम। वो इस वक्त ये चल रही है कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, या अगर हम हैं तो तुम नहीं हो। मतलब ये चल रही है। और पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक बंदे के पास नहीं है। सर समझ जाएं ये। हम लोग ना इमोशनल होके अगर किसी के साथ अटैच भी हो जाए, मुझे फर्ज करें मुझे कोई एक पर्सन अच्छा भी लगे, बहुत अच्छा लगता है, सर वो पीछे हुकूमतें करते ही आए हैं, तो क्या मुल्क को क्या दे, तो दूध की नहरें बहने लग गई हैं। हल सिर्फ जुड़वाते, सीट एक है। उनकी सीट एक थी। मतलब ये कि सर सब ने मिलके चलना है। चारों प्रोविंसेस हैं। पाकिस्तान ना एक ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी की बड़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल है। पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, पाकिस्तान के अंदर एथनिक डाइवर्सिटी भी है, पाकिस्तान के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक भी है, और डिफरेंट ट्राइब्स हैं। और जब वोटिंग पैटर्न आता है ना तो बड़े मजे का आता है। लोग रिलीजन को भी भूल जाते हैं, लोग लैंग्वेज को भी भूल जाते हैं। कुछ लोग पर्सनैलिटी कल्ट के ऊपर वोट दे रहे हैं, कुछ लोग रिलीजियस बुनियादों पे वोट दे रहे हैं। डाइवर्सिटी है ना, तो सर सबको साथ लेके चलना है आपने। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से 130 से ज्यादा तो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास। 130 डायरेक्शन है हमारी। एक चाहता है पाकिस्तान को पूरा सेकुलर बना दे, एक चाहता है पूरा रिलीजियस बना दे, एक चाहता है मिडवे में लेके चले। बात समझ आ रही है ना? पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक बंदे के पास नहीं है। सब ने ही इकट्ठे एक टेबल पे बैठना है, जिसका नाम डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट ही हर चीज की क्या है? सुपरमेसी है। ये बात कहीं से कहीं और निकल गई है। जरा अपने आप को एक होल के अंदर जो बैठे होते हैं ना, उसी थिंकिंग के अंदर के आई एम राइट, उसको कहते हैं प्रीजुडिस। वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये कहा था कि अपना जो बायसनेस है वो ना हो बीच में। अगर आप बायस्ड हैं तो इट मीन्स है पब्लिक इंटरेस्ट तो गया ना, बहुत हो गया। ठीक है, ये अपने आपस में फिर डिवाइड कर लें और आपने इसको करना है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग जो है ना, ये जरा जब आप बजट को सही तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो फिर ऑडिट और उसका जो अकाउंट्स होता है ना, उसको करना इंतहाई इजी होगा, समझना मजीद इजी होगा। पर इस पर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अभी इसको करवा देता हूँ। बट आई बिलीव के जरा थोड़ा सा इसके ऊपर आप मगजमारी करें थोड़ी अपनी, कुछ निकालें इसमें से। जब ये आप इसको मजीद कर लेंगे तो उसके बाद फिर दोबारा जब इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको समझना मजीद ईजी होगा। इसको जरा 2 मिनट लें, रिवाइज करें जरा। क्या हो गया इनको?
हाफिज अब्दुल रऊफ। जी बिल्कुल सिंपल है, चेक एंड बैलेंस करना है। जी सर चल रहा है। सर आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स। मैनेजिंग दी 7 8 लोग सर ऑनलाइन। जी जी। सर देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी हम पढ़ लें या जितनी भी अंडरस्टैंडिंग ले लें, सर जो भी इंसान ने काम करना है, करना तो ह्यूमन रिसोर्स ने है। आप कह लें जी अच्छी प्लानिंग करें, आप कह लें जी बजटिंग अच्छी करें, आप कह लें जी कि एग्जीक्यूशन अच्छी हो, आप कह लें कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, आप कह लें कि क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हो, आप कह लें कि ट्रेडिशनल मॉडल से न्यू मॉडल पे जाना है, आप कह लें लीडरशिप अच्छी चाहिए, आप कह लें डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, आप कह लें लोगों को मोटिवेट करना अच्छा होना चाहिए, तो करना किसने है? ह्यूमन रिसोर्स ने करना है। हर जगह पे इंसान के साथ इंटरेक्शन है। सो बेसिक कार्डिनल चीज जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हाई क्वालिटी की तरफ लेके जाना वो है ह्यूमन रिसोर्स। एक चीज समझे कि यार हमारा जो करंट सेटअप है और दुनिया जिस करंट सेटअप के ऊपर चल रही है, उसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो ह्यूमन रिसोर्स का डिफरेंस है। दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, रोबोटिक्स की तरफ जा रही है। जापान ने 6G के एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, अभी हम 4G पे अड़े हुए हैं। 5G के हम अभी कोशिश सोच रहे हैं कि हम जाएं, वो 6G पे चले गए। ठीक है। सो मेन जो इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ये है कि सर जब ह्यूमन रिसोर्स को आप अच्छा अक्वायर करते हैं, ये लिखते जाएं, मेंटेन करते हैं, रिटेन करते हैं और डेवलप करते हैं, तो आपकी अश्योर्ड प्रोग्रेस अश्योर्ड है। दुनिया की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उठा लें, कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन उठा लें, उसकी सक्सेस का म्यार डेवलप, उसकी सक्सेस की जो एक्चुअल रीजन है, वो रीजन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। आप लोगों को बताया था कि एक हमने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़ी है कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिक्वायर ह्यूमन सोल्यूशन। ट्रेडिशनल मॉडल में ये होता था कि सर इंसान को जस्ट लाइक इकोनॉमिक मैन समझा जाता था कि आए काम करे, जस्ट लाइक अ मशीन काम करे, जाए भाड़ में जाए, उसकी अपनी इमोशंस की व्यूज की वैल्यू नहीं है। अब नया सिस्टम जो है वो ये कहता है सर गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बात समझ आ रही है ना? एक कोटेशन 3 4 दिन पहले मेरे सामने से गुजरी, मैंने आप लोगों को कोटेशन का काम नहीं ना दिया अभी, मुझे याद करवाना अभी इसके बाद था ना, मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। बात ये थी, इसने कहा द बेसिक एंड फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन
The successful and unsuccessful people is that unsuccessful people are consumers. वो कंज्यूमर, अच्छे कपड़े पहन लिए कंज्यूमर है, अच्छी सर्विसेज मजीद ले ली कंज्यूमर है। मैंने कहा जी ग्लासेस अच्छी आ गई हैं, चलो जी ग्लासेस अच्छी ले लें, ठीक है। वो पोलैरिटी कम कर देती हैं, वो जो गूगल्स होते हैं ना, वो पोलैरिटी कम कर देते हैं, वो ले लें। अच्छा जी दिल किया जी रेंज रोवर ले लें। यू पीपल आर थिंकिंग क्या है, कंज्यूमर थिंकिंग है, कंज्यूमरिज्म है। एंड द सक्सेसफुल पीपल आर प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूस करते हैं, चाहे जो मर्जी चीज उठा लें। मेरे एक दोस्त है, यकीन जाने, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद हिम। पर्सन ने क्या किया, उसने चाइनीज खानों का ना नया सेटअप स्टार्ट किया। और सक्सेस की रीजन क्या है, जो लोग रखे हुए हैं ना, उनके हाथ में टेस्ट अच्छा है। ह्यूमन रिसोर्स की बात आ गई। जिसने भी सक्सेस हासिल करनी है वो क्या होगा, वो प्रोड्यूसर होगा तो सक्सेसफुल है। अदरवाइज कंज्यूमर्स कभी भी जिंदगी में एक खास हद तक तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन क्या है, एलन मस्क है, क्यों सक्सेसफुल है, 209 बिलियन की जो उसकी नेट वर्थ है, 209 बिलियन के तुम्हारे कर्जे हैं। वो कभी दिल किया ना उसको उठा के इधर ले आए, उठा के ना इधर ले आए, उनको कहे सारे नाम करो हमारे, फिर हम आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 209 बिलियन तो उसकी यार वो नेटवर्थ है। तो कहाँ से 209 बिलियन उसने लिया? प्रोड्यूसर, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, कहाँ से? टेस्ला बना लिया उसने, स्पेस एक्स, स्पेस पे जाने के लिए सोच रहे हैं वो। हम कहाँ सोच रहे हैं, हम नीचे ही सोच रहे हैं, ठीक है। वो ट्विटर उसको नया नाम दे दिया, एक्स दे दिया। न्यू न्यू इन्वेंशन, नया मोबाइल फोन लेके आ रहा है, वो कह रहा है आईफोन को तो फारिग कर देंगे ना, क्रिएटिविटी। वो कहते हैं इट विल द एंड ऑफ आईफोन। आप लोगों को याद होगा जब आप छोटे थे तो मोबाइल आता था नोकिया का। वेयर इज नोकिया राइट नाउ? नजर आया कहीं? नोकिया की किसी ने शॉप खोली हो? नहीं, किसी ने भी नहीं ओपन की। कहाँ गए, क्यों निकल गए सिस्टम से? आप एलजी के मोबाइल आते थे, फारिग हो गए, ठीक है। अब क्या है कि वो जो आपको वीडियो शेयर की थी ना सर, एक ही कंपनी अगर हुवावे है, तो हुवावे मोबाइल फोन्स भी प्रोड्यूस कर रही है, लैपटॉप्स भी कर रही है, कैमरास भी कर रही है, ठीक है। आपके घर के अंदर जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो भी प्रोड्यूस कर रही है। अब चाइनीज छोटी छोटी वीडियोस आपके पास आती होंगी उस पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पे। वो क्या है, वो मॉडर्न डिवाइसेस है, वो घर में कपड़े धोने वाली जो मशीन है, छोटी सी मशीन है, ठीक है। दो चीजें अंदर फेंकी हैं, वो केमिकल फेंका है, अंदर रखा है, धुल गया, बाहर आएगा, उसकी ड्रायर मशीन अलग है, सेपरेट है, कंपनी सेम है, ठीक है। स्मार्ट गैजेट्स रखे हुए हैं उन्होंने। वो हम तो अमूमन ये करते हैं ना कि अगर कोई तार वगैरह बांधनी है तो पहले फील्ड होते, नहीं, मॉडर्न इक्विपमेंट साथ लगाते हैं, चिपक जाती है वाहिर। मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं हम। क्या है, हम कंज्यूमरिज्म की तरफ है। अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल करना है तो हमें क्या करना है, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी है। सो वो बनेगी कैसे? वो बनेगी, बनाने वाले लोग कौन होंगे? वो सर आपको अक्वायर करने पड़ेंगे, फिर उनको मेंटेन करना है, उनको रिटेन भी करना, छोड़ना चाहे, और उनके डेवलप भी करना है कि उनकी क्रिएटिविटी, जो उनकी मेंटल क्रिएटिविटी है, वो इंक्रीज होती जाए, ना कि रिड्यूस हो। हमारे माइंडसेट क्या है, हमने सीएसएस कर लिया, हम इस जगह पे पहुंच गए, उसमें पढ़ना नहीं है, ऐसे ही है ना। पढ़ना नहीं है, बस छोड़ देना, बस किताबों को बाय बाय। तो जो आपको वो जो वीडियो शेयर की थी उसमें क्या था कि सर वो तो इनोवेशन, उनकी लैब्स बनी हुई हैं, वो अपने न्यू आइडिया, आज मुझे आइडिया आया, अरोज भाई को आइडिया आया कि सर ना एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऐसी ग्लासेस होनी चाहिए कि जिससे ना इंसान को अच्छा खा पाए। लेट्स सपोज, आइडिया ना, ठीक है। नया आइडिया आया कि सर हमें ना एक ऐसी चीज चाहिए कि लेट्स सपोज हमें, लोग रोबोटिक्स की तरफ जा रही है, तो हमें रोबोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए कोई नया, कोई आइडिया माइंड में। तो वो सर जब आइडिया आता है, तो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने रिसर्च लैब्स बनाई हुई हैं। अब हमारे यहाँ पे कोई छुट्टी कर ले तो वो ये कहते हैं कि क्या जी इसकी अटेंडेंस निकालें। वो क्या कहते हैं, नो, वो यहाँ पे है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो अपने आइडियाज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है,
उनका ये कहना है कि हमारी जो रिसर्च लैब है वहां से नए आइडियाज इमर्ज होते हैं, और वहां से फिर हम क्या बनाते हैं, न्यू न्यू मॉडल्स बनाते हैं। तो तब ही नेशंस तरक्की करती हैं। क्यों? वो करती हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब हम इसका ना आगे चलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी, दो सिस्टम्स हैं दुनिया के अंदर जो यूज होते थे। एक था स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम क्या था? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज किया जाता रहा था, लेकिन अब क्या है, इसका उल्टा है। सिस्टम ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो अपने कंपेन करने वाले लोगों को क्या कर लेती है, किसी ना किसी पोजीशन पे हायर कर लेती है गवर्नमेंटल सेटअप के बाद। फर्ज करें करंटली तौर पे अगर नए इलेक्शंस हो, तो जो नई गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर, लेट्स सपोज नई गवर्नमेंट आई है, वो क्या करे कि जो जिन लोगों ने उनकी कंपेन्स वगैरह की हैं उन लोगों को सीएसएस के किसी को डीएमजी ग्रुप दे दो, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। ये क्या है? स्पॉइल सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है? एंटायर टू मेरिटोक्रेसी, नंबर वन। नंबर टू, इट इज बेस्ड अपॉन कनेक्शन, इट इज बेस्ड अपॉन फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म है। क्या कोई भी कौम तरक्की कर सकती है स्पॉइल सिस्टम के ऊपर? क्यों नहीं कर सकती? इस वजह से कि सर, आज के लिए 5 साल के लिए नई गवर्नमेंट आई है, जब वो गवर्नमेंट जाएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, तो वो पूरा ह्यूमन रिसोर्स भी रिप्लेस हो जाएगा। इस सिस्टम की फीचर ये है। बात समझ आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या है, ये सारा का सारा नेपोटिज्म के ऊपर है, और ये पोलराइज्ड सिस्टम है। ये ह्यूमन रिसोर्स को क्या करेगा, पोलराइज्ड बना देगा। और देखिए, जो लोग कंपेन करते हैं वो पैसे भी लगाते हैं, लगाते हैं ना। तो जब वो आएंगे, जॉब के ऊपर आएंगे, काम करेंगे, तो वो क्या, वो अपने पैसे जो लगाए हैं वो वापस रिट्रीव नहीं करेंगे? करप्शन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? इट इज अ करप्ट सिस्टम। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के अंदर ना एमएनए एमपीएस के पीछे लोग बड़ा क्या क्यों जाते थे ज्यादा, कि यार ये कुछ और लोग आएगा। वो दौर मुक गया, खत्म। पाकिस्तान के अंदर भी खत्म हो गया। सर वो अभी भी उनका कोटा आता है। सर वो रिड्यूस हो गया। पंजाब के अंदर और फेडरल के अंदर सारी की सारी पोजीशंस पीपीएससी एफपीएससी के थ्रू आ रही हैं। मेरिट बेस आए, स्क्रीनिंग दे, आगे डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव दे। ये जो सोच है ना, अगर माइंड के अंदर के एमएनए एमपीए को कहेंगे तो वो काम करवा देगा, ये सोच डेड हो गई है, ये सोच गुजर गई है। तो ये जो सिस्टम था यूएस के अंदर चलता रहा टिल पेंडल्टन एक्ट। इसकी डेट जरा देखें, मुझे डेट नहीं याद, ईयर भी नहीं याद। 1800 के मिड में है शायद कहीं। जरा गूगल तो करें। यूएस क्या ब्यूटी है एक, मैं बताता हूँ। यूएस का जब आप वो सिस्टम पढ़ेंगे ना, पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसमें प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट को यूएसए के अंदर से किसी भी पर्सन को अपनी कैबिनेट में ले सकता है। 1883। यूएस का प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना सकता है। बट इन पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये होता है कि जिस पर्सन ने कैबिनेट का हिस्सा बनना है, ही शुड बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो इलेक्ट हुआ होना जरूरी है। ठीक है। तो यूएस के प्रेसिडेंट की जब आप पावर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड। अनमैचिंग पावर्स है, किसी के पास उस तरह की पावर्स नहीं है। तो वो किसी भी पर्सन को उठा के कर सकता है। आगे वजह की बात बताओ, यूएस के अंदर जो उनकी स्टेब्लिशमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि ट्रंप वापस आए।
टोटल की टोटल ब्यूरोक्रेसी और सब पूरा सिस्टम, उसको ये कहते हैं कि ये अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, इसका कोई पता नहीं है, दिमाग का फेरा हुआ है। चाइना के साथ लड़ाइयां ले रहा है, रशिया को यूक्रेन की जंग को कहता है 24 घंटों में खत्म कर देंगे, लोगों की वार इकोनॉमी चलती है इसके ऊपर। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, लॉकहीड मार्टिन नए नए बम बना रही है, नए नए प्लेन्स बना रही है, कौन खरीदेगा जब जंग नहीं होगी? आपकी जरूरत है, आपने जंग कहाँ जाना है आपने उसके ऊपर, जो प्लेन पे चले जाए, दूसरे पे चले जाए, तो वो वार मशीनरी कौन खरीदेगा? इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कौन खरीदेगा फिर? जब आपको जरूरत ही नहीं है, जब आप हमसाए आपस में पीसफुल रह रहे हैं, तो ना आपको हथियार की जरूरत है, ना आपको जरूरत है, ना आपको जरूरत है। सर उसका जो वॉर इकोनॉमी चलती है। एक स्टांस है कि यूएस टैक्स मनी जो है वो फ्री में देता है दूसरे कंट्रीज को। उसके उसकी बात ठीक है। वो तो अमूमन आप यहां से समझें कि उसने एक बात ये भी की है कि आई विल इनकरेज रशिया टू अटैक नेटो मेंबर्स, और उन पे अटैक करे जो 2% नेटो की इकोनॉमी में नहीं देते, नेटो के डिफेंस के अंदर नहीं देते। तो वो तो इस टाइप की, उसकी थिंकिंग इस टाइप की है, सो अनप्रिडिक्टेबल पर्सन। हो सकता है वो कल आए और कल आते सारी वो यही कहे कि जी वार खत्म करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है कि 2016 का जो इलेक्शन था उसके अंदर रशिया ने बाकी मेडलिंग की थी, मेडलिंग थ्रू सोशल मीडिया, फेक अकाउंट्स बना के लोगों को क्या कहते हैं, ट्रम्प की खूबियां शूबियां बयान करना ताकि लोग उसको वोट करें। सर ये दुनिया, ये इस जिस होल के अंदर हम रह रहे हैं उससे बाहर है। एक ईयू डिसइंफो लैब आई जिसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा बताया इंडिया ने जो किया पाकिस्तान के खिलाफ, कि जो टॉप पॉलिसी मेकिंग ऑफिशियल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके साथ कनेक्टिविटी करके एंटी पाकिस्तान प्रोपोगंडा उनके माइंड के अंदर फिट करते रहे, ये देखें ये पाकिस्तान ये किया, ये किया, ये किया। और उन प्रोफेसर की वो राइटिंग्स को सामने पेश करते रहे जो डेड भी हो गए थे, 2 साल पहले मर गए, लेकिन उनकी नई नई मतलब पाकिस्तान के रिलेटेड ना जो बातें हैं ना वो उनको भरते रहे हैं। तो वो भी तो दुनिया है। सो दुनिया के अंदर जिसने भी कोई भी काम करना है, अगर अचीव करना है, तो वो अचीवमेंट कैसे करेगा? ह्यूमन रिसोर्स से करेगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स आपका क्वालिटी का है, उसकी कॉम्पिटेंस है, तो सर आप यू आर बाउंड टू मूव अपवर्ड। और पाकिस्तान में क्या ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हर साल लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, हर साल। तो इट इज नॉट अ गुड साइन, बट इन वन एंगल इट इज ऑल्सो गुड। वो जाते हैं तो पैसे ही भेजते हैं ना, पैसे दे रहे हैं। लेकिन आर्गुमेंट ये है कि अगर वो बाहर जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, व्हाई नॉट दे कैन परफॉर्म हियर? क्या उनको रोक रहा है? सिस्टम रोकता है। जिन लोगों का स्टेटस को बना होता है, स्टेटस को वाले लोग दूसरे पर्सन को नहीं आने देते। पाकिस्तान के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा, अगर आप लोगों ने किसी का वो एक्सपोजर हुआ हो, ऑफिस पॉलिटिक्स बंदे को नहीं जीने देते। वो ग्लास सीलिंग का आप लोगों ने साथ पढ़ा था, और वो कहते हैं फीमेल इससे ऊपर जाए ही ना। मेंटल है ना, कंट्रोल करने की थिंकिंग है। अच्छा सर, दूसरा सिस्टम है मेरिटोक्रेसी का, मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है? एवरीथिंग बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी। क्या जी मेरिटोक्रेसी क्या होगी? जैसे पीपीएससी, एफपीएससी, जैसे हर प्रोविंस का एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है। क्या करते हैं? सबसे पहले स्क्रीनिंग हो गया, दूसरा क्या है, स्क्रीनिंग के बाद डिस्क्रिप्टिव ले लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट ले लिया, इंटरव्यू ले लिया। ये सारे क्या है, सीव्स लगी हुई हैं, छाननियां लगी हैं। जैसे आटे को साफ करते हैं, तो जो कंकर है उसको बैर पहले बाहर उठा के फेंक दें, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? मेरिट बेस्ड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है? मेरिट बेस्ड सिस्टम क्या है? हर बंदे की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, हर बंदे की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनती हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको आगे जज किया जाता है कि सर क्या इस केपेबल केपेबल भी है कि नहीं। फिर क्या है जी? दो सिस्टम हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट जी। अच्छा जी, एक सिस्टम है, यहां तक ये आपने कर लिया। अब जरा ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हैं, ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लोज सिस्टम। यहां पे भी आपको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच नजर आएगा।
पहले पढ़ते हैं जी क्लोज्ड सिस्टम, और इसके ऑपोजिट है ओपन सिस्टम। देखें, मैं ना आपको ओपन सिस्टम पढ़ाता हूँ पहले, फिर क्लोज्ड ना उसके ऑपोजिट है, तो उसको करना इंतहा आसान है। चले पहले क्लोज करता हूँ। तो ये देखें, कोई भी डायग्राम बना लें। यहाँ से इनपुट जा रही है, ये कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट समझ लें, इसको ब्यूरोक्रेसी समझ लें, किसी इंडिपेंडेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट समझ लें, कोई भी अपने माइंड में रखें, और ये आउटपुट देगा। ये जो इसके गिर्द इन्वायरमेंट है ना, ये सिस्टम इन्वायरमेंट का जो फ्लक्स है, जो चेंज हो रहा है, उसको केटर नहीं करता। दोबारा सुने, लेट्स सपोज के हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, एवेल्युएशन करना, या सिस्टम को इजीली रन करना। आप एजुकेशन सिस्टम की मिसाल ले लें, वहां भी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, हर जगह पे बैठे हैं। आप लोगों जैसे जो तैयारी करके जाते हैं ना, हर जगह बैठे हैं। तो उनका क्या काम है कि इनपुट लेना, ठीक है, इनपुट के बाद कोई डिजाइन कर देना, डिजाइन परफॉर्म करता है तो आउटपुट आती है, लोगों तक सर्विस डिलीवरी पहुंच गई। लेकिन जो लोगों की राय है पूरे सिस्टम के बारे में, उसको नहीं ले रहे, इन्वायरमेंट की जो राय है वो नहीं ले रहे, तो ये क्या हो गया? क्लोज सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम इसके ऑपोजिट है, ठीक है। या क्लोज सिस्टम का कोई इशू है तो बताएं, फिर ओपन सिस्टम की तरफ चलते हैं। क्लोज ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल है। देखें, जब आपने कोई भी सिस्टम को डिजाइन किया, उसकी इनपुट्स दी, वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद उसका निकला आउटपुट। आउटपुट के ऊपर लोग देते हैं फीडबैक। फीडबैक दो टाइप्स का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम प्रोसेस जो सिस्टम जो वर्किंग कर रहा है, या उसका जो प्रोसेस है वो अच्छा है। जो नेगेटिव है, वो आपकी दोबारा इनपुट में जाके डिमांड बन जाती है कि सर इसको ठीक करें। लोग अभी नहीं सुन रहे कि पकड़ा हुआ है तो क्यों पकड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कड्डो बाहर, निकाल लो इसको। लोगों की राय ये है। सिस्टम के अंदर इनपुट आ रही है ना, जो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम वीक हो रहा है, लोगों की राय क्या आ रही है, उसके ऊपर फीडबैक नेगेटिव आ रहा है। वो जो नेगेटिव आ रहा है, अगर सिस्टम अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेगा, तो सर वो सिस्टम कोलैप्स की तरफ जाएगा। ये जब आप डेविड ईस्टन और गैब्रियल आलमंड का सिस्टम पढ़ेंगे, तो वो ये तकरीबन इसी तरह का ही है। उसमें वो ये कहता है दो आउटपुट आती हैं, आउटपुट के बाद दो टाइप का फीडबैक आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो नेगेटिव है सर, वो इनपुट बनेगा जाके, अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सिस्टम कोलैप्स की तरफ जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रस्ट डेवलप होगा लोगों का और आपका। मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ। आप फर्ज करें कि आप पिज्जा की एक शॉप बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस करते हैं, इनपुट देते हैं, मटेरियल है, लोग मैन रखे हुए हैं आपने, टूल्स हैं, और कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इसमें यूज कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस होकर मशीन से आने के बाद पिज्जा बाहर आ जाता है, पिज्जा लोग खाते हैं। उसके ऊपर दो राय आएंगी, पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर लोगों की राय जो पॉजिटिव है, वो तो वैल्यू आपको, आपका तो काम अच्छा है ना। फिर नेगेटिव है, वो कहेंगे सर ये जो सॉस है ना, इसको थोड़ी सी हीट ज्यादा होगी। सर ये जो आपका जो चिकन था ना, इसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही है, आई डोंट लाइक दैट, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सर आपका जो सर्विंग का जो मेथड था ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सर जो आपका इन्वायरमेंट है ना, जो लाइटनिंग सिस्टम है, ये वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं ना। जब तक आप उन नेगेटिव पॉइंट्स को रिफॉर्म नहीं करेंगे, सिस्टम कोलैप्स करेगा।
या इसके साथ अगला पॉइंट लिखें, या कोई भी लोगों का बाइंग पैटर्न चेंज हो जाता है या टेस्ट चेंज हो जाता है। पहले लोग खाते थे फास्ट फूड, अब चाइनीज की तरफ भी जा रहे हैं, टेस्ट चेंज हुआ है ना, एज पर द टेस्ट। मेरा दोस्त बड़ा मजे का है, गिलगित्ती है, पूरा गिलगित्ती है, और उसने क्या कहते हैं वो सेटअप लॉन्च किया है सर मेन लाहौर में, नाम भी यूनिक, टेस्ट भी यूनिक, ऊपर जा रहा है। मैंने कहा मुझे फ्रेंचाइज दे, कहते हैं पैसे। चल पड़ा है ना, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, इट मींस दैट फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है। अगर रिफॉर्म ना करें एज पर द फीडबैक तो सिस्टम कोलैप्स। नेक्स्ट लाइव एग्जांपल लिखें, मिलिट्री का एक विंग है डीजीएसपीआर, वो क्यों बना है? इंटर पब्लिक सर्विस रिलेशंस। क्या? एज पर दी रिक्वायरमेंट, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। यही डिफरेंस है पाकिस्तान के डाउनफॉल की तरफ जाने की रीजन और दुनिया जो ऊपर जा रही है उसकी, इंडिया की रीजन क्या है ऊपर ऊपर जाने की रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव ओपन सिस्टम। मुझे याद है मेरे एक सर ने मुझे एग्जांपल बताई कि उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसके सामने डिफेंस मिनिस्टर बैठा हुआ, तो टांग के वो टांग रख के बैठा हुआ। यार मैं तो हैरान रहा, ऐसे बैठा हुआ है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने को बैठे जाके इस तरह। वो तो मेरे ख्याल से पहले ही विकेट वाला बाहर तैयार खड़ा हो गया, इसको उठाओ। सर, हमने ज्यादातर जाती है एक्सटर्नल डिमांड्स की, तो हाँ, कुछ इंटरनल डिमांड्स इंटरनल डिमांड होती है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आती है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, या नए एवेन्यूज किधर हमने जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पूरा टॉपिक इंटरनल डिमांड्स के ऊपर है। और फिर जो आपको बताया था स्वॉट एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा है, दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो रहा है, सोशल और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम चेंज हो रहा है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग चेंज करेगी वो ऊपर जाएगी। क्यों? आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, पहले ये था 5 साल के लिए ट्रम्प था, बाइडन था, अब ट्रम्प की नई पॉलिसीज हैं। सारी दुनिया ये सोच रही है कि ये अजीब इंसान जब आएगा इसने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाने हैं।
तो जो चाइनीज कंपनी एक्सपोर्ट करती हैं वो सोचेंगे जरूर कि अब तो हमारी जो सेल है वो डिक्लाइन करेगी। डिक्लाइन करेगी, वो नए एवेन्यू सोचेगी कि कहाँ एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान को चाहिए, रिलेशंस अच्छे करेंगे, ठीक है। वो कहेगी अच्छा इंडिया के साथ बड़ी मार्केट है, इंडिया को भी हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। क्या वो नए एवेन्यूज देखते हैं, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग प्लानिंग करेंगे। वो प्लानिंग क्यों करेंगे सर? वो जो जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो चेंज हो रहा है, दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा है। दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक्स भी तो चेंज होती है ना। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इकोनॉमी दुनिया की टर्मोइल के अंदर है। वो ये सोचेंगे सर हमने अपने जो पूरा सिस्टम हमने डिजाइन किया हुआ है उसको हमने मोर प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है ना सारे का सारा, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ये याद रखिएगा जो डिफरेंस है। तो क्या करेंगे फिर, उस चीज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। सोशल सिस्टम चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर नई रेगुलेशन आ जाती है कि आज से 10 साल के बाद ना हमने फास्ट फूड को बैन करते हैं, लेट्स सपोज। तो जब 10 साल के बाद बैन हो जाता है ना, लोग सोचेंगे तो जरूर ना कि सर कहाँ जाना है, हमें किस सिस्टम पे जाना है। सोशल चेंज आ गई है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि लोग यूज करते थे पेट्रोल की गाड़ियां यूज करते हैं, पेट्रोल ओरिएंटेड इकोनॉमी थी। अब लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो जो जो कंपनीज अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे वो फारिग हो जाएंगे। 10 साल के बाद फारिग। नोकिया क्यों खत्म हो गया, इसी वजह से। सो एज पर दी रिक्वायरमेंट एंड एज पर द चेंजिंग सोशल सिचुएशन, जो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे वो ही ऊपर जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, हमेशा हर साल ऐसे का ऐसे में आता है, एक टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ड्रॉबैक्स या क्या अच्छी है या बुरी है। तो सर जो लोग नई टेक्नोलॉजी के कोरस्पॉन्डिंग अपने आप को चेंज करेंगे वो रेलिवेंट रहेंगे, तो नहीं करेंगे फारिग। तो सारी चीज क्या है, ओपन और क्लोज पे। हमें सिस्टम को क्या करना चाहिए, ओपन सिस्टम होना चाहिए, ताकि लोगों की राय, जो आपको 3 C बताए थे, कम्युनिटी, सिविल सर्विस एंड सोसाइटी, सिटीजन्स, उनकी राय को क्या करें, इनकॉर्पोरेट करें। अगर वो ये चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बना दें, तो फंक्शनिंग कर दें। बात में जा रही है ना, थोड़ी ओपन डिबेट कर रहे हैं हम, उस पॉइंट से निकल आए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सर ये है ओपन और क्लोज सिस्टम। अब ना हमने विद इन फ्यू मिनट्स हमने करना है कि ट्रेडिशनली मैनेजमेंट कैसे होती थी लोगों की और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। ये कर लेंगे तो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जी, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं पर्सोनल मैनेजमेंट, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मॉडर्न है उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले देखें जी, लिखते जाएं काइंडली जरा। जो पर्सोनल मैनेजमेंट है, इट इज नॉट वेलफेयर इन नेचर। ये लोगों की वेलफेयर के लिए नहीं है, नंबर वन। जरा सारे जब लिख लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम मॉडर्न करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यस यार ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बेहतर है। अच्छा जी, पर्सोनल मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है, यानी कि लोगों को हायर किया, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, जाएं जी बाहर में जाएं, नो नीड। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, इसमें पे एज पर द पोजीशन होती है। आपकी जो पोजीशन है, आपकी पे उसके कोरस्पॉन्डिंग है। ट्रीट्स ह्यूमन एज अ कॉस्ट सेंटर, इंसान को ये समझती है कि इन्होंने हमारा खर्चा ही करवाना है। चाहे वो ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग को भी ये समझेंगे कि ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं। देखिए मेंटल डिफरेंस है। नेक्स्ट, ट्रीट्स ह्यूमन एज कॉस्ट सेंटर,
लोगों को जस्ट लाइक अ कॉस्ट सेंटर डील करते हैं, ट्रीट करते हैं। यहाँ पे सारे का सारा काम किसके लिए हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए हो रहा है। या जो ऑनर है, ऑनर ऑनर की बेनिफिट लिखें, या प्रॉफिट ओरिएंटेड लिख लें। यहाँ पे जो लोग हैं उनका मोरल क्या है? कम है। क्यों? बिकॉज देयर व्यूज, वैल्यूज एंड आइडियाज आर नॉट रिस्पेक्टेड। सो क्या होगा? ट्रस्ट डेफिसिट होगा। नेक्स्ट लिखे जी, स्ट्रिक्ट हायरार्कियल स्ट्रक्चर। कोलैबोरेशन की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है कि लोग कम्युनिकेट कैसे करें। कोई इनफॉर्मल ग्रुपिंग वाला उसके एंटायर वो आ जाएगा। यहाँ पे जो लीडरशिप है वो टास्क ओरिएंटेड है, किसी तरीके से टास्क कंप्लीट हो जाए। देखिए जी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला सिस्टम क्या कहता है? इट हैज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की वेलफेयर क्या है? अक्वायर, मेंटेन, रिटेन, डेवलप। अक्वायर करना, अच्छे लोगों को अक्वायर करना। मेंटेन क्या होता है? जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके कोरस्पोंडिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स रखना। अपने मोटिवेशन की थ्योरीज हर्सबर्ग का मॉडल किया? टू फैक्टर थ्योरी नहीं किया। वो पब्लिक सर्विस मोटिवेशन में हम ना मजीद मोटिवेशन की थ्योरीज करेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर ना ह्यूमन रिसोर्स का एक मैनेजमेंट का एक टच आता है। इसमें क्या है? टीम वर्क है, ना कि डिवीजन ऑफ लेबर है। इसमें क्या है जी? टीम वर्क। इट फोकसेस ऑन टीम वर्क। इट वर्क्स फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। सबका बेनिफिट है। दूसरा क्या था? किसके लिए काम कर रहा है? ओनर का बेनिफिट है सर। इट गिव्स हाई ट्रस्ट एंड हाई मोरल टू द एम्प्लॉयज। सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं इसमें। उनको पता है हमें कोई ऑब्जर्व करे या ना करे। क्योंकि जो प्रीवियस सिस्टम था उसमें सुपरविजन का मैकेनिज्म है, लोगों को सुपरवाइज करना है जी। कि चला ना जाए, उठ के चला ना जाए, 10 मिनट चले बाहर चला गया तो वो सुपरविजन के लिए बैठे हुए हैं, वाई और गोइंग आउटसाइड। दूसरा क्या है? ह्यूमन लेंस को देख के रखता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, मोराल तब अच्छा होता है जब लोगों की व्यूज, वैल्यूज, आइडियाज को क्या करते हैं? वैल्यू देते हैं। अनलाइक पर्सोनल मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग।
it has a decentralized system. It has decentralized system means to say that कि सर सिर्फ टॉप के लोग ही बैठे बिठाए पॉलिसीज बना के इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। जो लोग इन्वॉल्व हैं सबकी वैल्यूज को और सबकी राय को अहमियत दी जाती है। और इंसान चाहता भी है, हर किसी की यही है कि यार एटलीस्ट मुझे सुने तो सही। रसूलुल्लाह के पास जब भी जो लोग आके बैठते थे ना, तो सबको उतनी ही वैल्यू इंपॉर्टेंस दिया करते थे जितनी कि किसी और को, ताकि कोई अपने आप को ना कमतर समझे कि मुझे तो वो देख ही नहीं रहे ना। कितनी बड़ी बात है कि हर किसी को उतनी इंपॉर्टेंस उतनी वैल्यू देते थे जितनी किसी दूसरे को दे रहे हैं। और जब किसी की तरफ देखना है तो ऐसे नहीं, ऐसे करके देख लीजिए, पूरा चेहरा करके दी ताकि पूरी इंपॉर्टेंस वैल्यू दे। क्या है, तभी तो लोग जान फिदा करने के लिए तैयार थे। जिस सिस्टम के अंदर सर आप लोगों को वैल्यू देते हैं वो सिस्टम बाउंड टू मूव अपवर्ड, क्योंकि लोगों ने ही काम करना है। जब यहाँ से जेन और दिल मुतमिन होता है ना किसी जगह पे, तब इंसान ठीक तरीके से काम करता है। हर बंदे की एक माइंड के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट है कि आई नीड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू वर्क बेटर। घर के अंदर बैठने के लिए, पढ़ने के लिए जब आप बैठते हैं, आप कहते हैं कि इस तरह का एनवायरनमेंट हो ना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या मेंटल पीस भी है, दिल में भी सुकून है, हाँ मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो तब इंसान करता है, ठीक है ना। और वैसे इन जनरल आप लोगों के लिए भी यही है कि सर जो इनिशियल टाइम होता है ना, वो ग्रुप स्टडी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर उसके बाद है ही आपकी सेल्फ स्टडी। क्योंकि आपको बेहतर पता है कि व्हाट एक्चुअली यू नीड। हर इंसान को बेहतर पता है। किसी का अगर कोई टॉपिक बहुत अच्छा है तो वो उसको टाइम कम देता होगा, और जिसका थोड़ा वीक है वो उसको टाइम ज्यादा देता होगा। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वो हमारे मेरे एक टीचर थे, वो ये कहते थे लोग सीएसएस पीएमएस खेल के ना बस आते हैं, बातें शातें सुन के, खेला, इम्प्लीमेंट नहीं करना कुछ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। खेला चला ये किया, अमेरिका को दो गालियां निकाली, यूएस को निकाली, उसको रशिया को कुछ बुरा भला का, बस हाँ 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 हाँ, ये वो करके हाथ पे हाथ मारा, ये किया वो किया, बच गए, वो हो गया सीएसएस। खेले नहीं, इसको करें, इसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, इट इज नर्चरिंग इन नेचर। बस यही है इसके। अच्छा, जो पे की बात थी उधर पे बाय पोजीशन थी, यहाँ पे पे बाय कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन मींस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सोनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट ना आपको दो थ्योरीज करवानी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की थ्योरीज है या ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज है। ठीक है, तो जरा 2 मिनट ले लें, 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाए तो कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा कर लेते हैं। आपकी पहली क्लास है ना? पहली क्लास है? पहली क्लास है आपकी? तो पहली क्लासेस क्यों नहीं ली? क्या? अच्छा, आपको पता ही नहीं था। ये जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होगी ना, सर से ले लें, फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो या कोई इशू हुआ तो पूछेगा। तो पहली थ्योरी है। जी, आपकी भी पहली क्लास है। भाई ऐसा करें, आप भी सर से अगर कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो जिसने नोट डाउन किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, उनसे लेते रहिएगा। आपने मेरे ख्याल से सारा नोट किया होगा ना, आपकी कोई क्लास मिस नहीं है। आपका मुझे डाउट है, आप भी क्लास में आते हुए, तो जरा, आपकी भी पहली क्लास से नहीं है? फिजिकल पहली। अच्छा जी, थ्योरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल
थ्योरी। देखिए जी, पहला स्टेज है फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन। सेकंड स्टेज इज ग्रोथ। फॉर्मेशन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी, डिक्लाइन एंड डेथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चार्ट के कोरस्पोंडिंग काम कर रही है। पहला पॉइंट है जी फॉर्मेशन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन एंड डेथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन होगी उसकी, ग्रोथ की तरफ जाएगी, मीन्स टू से डैट कि वो अपना ह्यूमन रिसोर्स को भी गैदर करती है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड हैं, या आप ये समझ लें ये इदारा है। फॉर्म हुआ, ग्रोथ की तरफ कब जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए। एक पॉइंट ऐसा आएगा, मेजोरिटी है कि पीक पॉइंट पे, और फिर क्या है, डिक्लाइन की तरफ जाता है। डिक्लाइन की तरफ क्यों जाता है सर? जब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच नहीं होगी या ओपन मॉडल नहीं होगा तो क्या होगा, वो सर डिक्लाइन की तरफ जाएगा ही जाएगा। जैसे इंसान है, इंसान पैदा होता है, उसकी थोड़ी ग्रोथ होती है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, मेजोरिटी पे जाके, उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, परफॉर्मेंस भी ज्यादा है। और उसके बाद क्या है, डिक्लाइन की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि एजिंग स्टार्ट हो जाती है, एज बढ़ती है तो डिक्लाइन की तरफ जाता है, और लास्ट पे जाके खत्म, डेथ हो जाती है। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक लाइफ साइकिल को फॉलो करती है। एक होगी, इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर ले, फिर टेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जितने रिसोर्सेज तगड़े हैं, उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब रिसोर्सेज किस टाइप के हो सकते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लिखते जाएं। कुछ टूल्स आपके पास अच्छे हैं, तो आपके पास सॉफ्टवेयर यूनिक किस्म का है जिसको आप यूज कर रहे हैं। आपके जो प्लानिंग करने वाले या प्लानिंग करने वाले बड़े तगड़े लोग हैं, या उनका विजन बहुत अच्छा है, तो क्या है, रिसोर्स। जिसका रिसोर्स अच्छा होगा वही ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, अच्छी होगी। इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी लिखे। वो क्या होगी जी, बेहतरीन होगी। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्स के ऊपर तवज्जो देती है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सक्सेसफुल है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी जनरल सिस्टम थ्योरी। बड़ी आसान आसान सी है। वो कोटेशन वाली बात तो रहेगी। सर अपना सीएसएस का सिलेबस निकालना है, और सीएसएस का सिलेबस निकाल के कोशिश ये करें कि एट लीस्ट एक एक बुलेट के ऊपर आपके पास 3 से 4 कोटेशन याद हो आपको।
जो आप उठा के लिख दें कहीं, रेडीमेड कंटेंट। लीडरशिप की है, फर्ज करें नहीं भी आती ना, अपनी तरह से बना लें कि मॉडर्न विजनरी एंड फोरसाइटेड लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐ लिख दे। क्या है, लिखा तो हुआ है ना, किसी ने कहा है नहीं कहा, आप अपनी कोड बना लें, थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस दे, खुद बना लें। लोग लिखते हैं पेपर में, आप किसी ने अटेम्प्ट वगैरह दी हो ना, वो आपको बताएगा यार मैंने अपनी तरफ से बना ली है। कितनी लिखी है वो, हजारों के तादाद में लिखी, हजारों कह रहा हूँ, मतलब एक पेपर में कम से कम 10 से 12 तो मैं लिख के आता हूँ, लिखी है। क्या है, जरा अपने आप को ना इस काबिल, अपने आप को भी कॉन्फिडेंस दें, ह्यूमन रिसोर्स को अपने आप को भी वैल्यू दें कि यार यस आई एम समथिंग। तो क्या अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वही लिखनी है, ये ना हो गए अपनी तरफ से यहाँ भी लिख दें। वो हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें कहा कि आप ना जब को पेपर कर रहे होते हैं ना, तो एक पॉइंट आपको बहुत ज्यादा आता है, वो एक लंबा इंसान है, वो आपके अंदर आ जाता है, वो कहता है लिखी जाओ, इसके ऊपर लिखी जाओ, कश्मीर आ गया, लिखी जाओ लिखी जाओ। भाई उसने पूछा ही नहीं है, अगर वो पॉइंट ज्यादा नहीं पूछा हुआ तो आप तो फिर गए ना। इंसान की फिजिक की हर चीज की, फेस की एक लेंथ है, बाजुओं की एक लेंथ है, अगर आप लिखी जाए एक पॉइंट को इतना बड़ा कर दे, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो पेपर चेक करा वो यही कहेगा इसको यही आता था, बाकी कुछ नहीं आता। वो फिर ये भी एनालिसिस होता है। फिर आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी बड़ा मैटर करता है कि क्या आपने पहले क्वेश्चंस को आपने अगर 10 सफे दिए हैं और आखिर पे जाके 3 दिए हैं, इट मीन्स आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है। बात सीधी सी हर किसी को समझ आ जाती है। फिर लोग ये कहते हैं सर मैं पॉइंट्स लिखा आया था, ताकि उसको पता चले इसको आता था। ठीक है, वो भी एक अच्छा, ठीक है, नहीं है, अच्छा साइन है। लेकिन अच्छा साइन ये है कि आप मैनेज करें टाइम को। सामने वॉच रखी हो, अपने आप को आदत डालेंगे, अगर 40 to 42 मिनट्स में मैंने एक क्वेश्चन करना है, या अमूमन 35 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम है, तो 35-37 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाता है। क्या है, उसमें आपने पहले बैक पे रफ वर्क भी करें, आउटलाइन जो निकालने हैं वो भी निकालें, फिर उसको प्रायोरिटाइज करके जो पॉइंट्स लिखने हैं ऊपर नीचे लिखने हैं उसको भी लिखें। फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता हो कि एंड पे कंक्लूजन भी लिखना है मैंने एक 2 लाइनों का। हैंस इट इट कैन बी सेड दैट, वो हैंस भी लिखेंगे तो एक अच्छे साइन हो गए यार, मैनेज तो किया। और अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी की है तो सोने पे सुहागा। इट इज जस्ट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज जो भी काम करना है वेल क्राफ्टेड मैनर में करें तो आप। अच्छा अच्छा, जनरल सिस्टम थ्योरी क्या है? वो ये कहती है कि कोई भी जो सिस्टम है, ये बड़ा सिस्टम है, ये बना है सब सिस्टम से मिलके। सब सिस्टम क्या है, छोटे सिस्टम है। तो ये कहती है द फेलियर ऑफ एनी सब सिस्टम लीड्स टू द फेलियर ऑफ होल सिस्टम। अगर आपको मैं ये कहता हूं कि ये जो अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके सब सिस्टम क्या है, एक उसका ना इकोनॉमिक सिस्टम है, एक उसका ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम है, एक उसका मार्केटिंग का सिस्टम है, एक उसका फीडबैक का मैकेनिज्म का सिस्टम है, एक उसका जी ऑपरेशंस का सिस्टम है, एक उसका तो लेट्स सपोज कह लें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सर्विस सप्लाई भी तो करनी है ना। तो अगर कोई भी सिस्टम फेल करता है तो फेलियर ऑफ अ सब सिस्टम लीड्स टू द फेलियर ऑफ अदर सिस्टम्स एज एंड हेंस द होल सिस्टम फेल्स। तो ये क्या है जी, जनरल सिस्टम थ्योरी। तो जो अपने सिस्टम्स को बचा के रखती है, कोविड-19 ने बहुत से लोगों को उड़ा के रख दिया। क्यों? जब सप्लाई चेन के अंदर ही चीजें मिल नहीं रही तो प्रोड्यूस क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा। फर्स्ट करें रॉ मटेरियल आता था यूएस से, सऊदी अरेबिया से आता है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल आना ही बंद हो गया। क्यों? रिस्ट्रिक्शंस लग गए। या जिन लोगों का रॉ मटेरियल कंट्री के अंदर से ही मिलता था उनको इजीली मिल जाएगा, दूसरों को नहीं मिल रहा, तो सिस्टम किसका फेल हुआ, इनको नहीं मिल रहा। सो जो जो कंट्री, अब आप कंट्री लेवल पे आ जाए, अपनी सिस्टम्स को डाइवर्सिफाई करेगा। हम सारा पेट्रोल लेते हैं सऊदी अरेबिया से,
हम सारी की सारी लेट्स सपोज इंपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन को, उन्होंने अचानक सैंक्शन लगाए, आप गए फारे। एवेन्यूज देखें, न्यू न्यू एवेन्यूज, डाइवर्सिफाई करें। जिसकी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगी वो सिक्योर है। एक फेलियर, एक सिस्टम का फेलियर पूरे सिस्टम को ले डूबता है। जैसे एक कोटेशन है, वाइज पर्सन नेवर प्लेसेस ऑल इट्स एग्स इन द सेम बास्केट। भाई ठोकर लगेगी, सारे टूट जाएंगे, तो क्या करें, डिफरेंट जगहों पे रखें। मैं आपको रात को ना किसी न किसी से वैसे कोई बात हो जाए इस तरह की, तो वी कैन नॉट डाइवोर्स यूएस कम्प्लीटली, एंड वी कैन नॉट हैव अ 100% रिलेशंस विद चाइना। डाइवर्सिफिकेशन, चाइना किसी दिन आग दिखाई, हमने उधर देख लो, उन्होंने कहना पहले क्यों गए थे, पहले हमारी बात क्यों नहीं सुनी। तो डाइवर्सिफिकेशन, बात समझ आ रही है ना। नेक्स्ट जी। अच्छा, जनरल सिस्टम थ्योरी के अंदर आप वो भी लिख सकते हैं, इनपुट आउटपुट सिस्टम का भी बता सकते हैं, वो जो आपको ओपन सिस्टम का बताया। इनपुट आउटपुट और इसके ऊपर क्या है, फीडबैक है। तो वो सिस्टम है ना, सिस्टम तब फेल करेगा जब फीडबैक के कोरस्पॉन्डिंग आप नहीं लेके चल रहे। हम खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट बस, उनको मैसेज कर रहे हैं 2 मिनट में आ रहे हैं। आखिरी है जी, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी, नाम से ही जाहिर है, और फिर हमारा आज का टॉपिक खत्म है जी। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी ये कहती है जो ऑर्गेनाइजेशन लर्न करती है वही ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सक्सेसफुल है। देखिए, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, न्यू टूल्स आ गए, न्यू मेथड आ गया किसी चीज को करने का, या आपकी ओल्ड पॉलिसी फेल हो गई है तो आप उसे लर्न करेंगे हाउ टू इम्प्रूव इट। या दुनिया के अंदर आप लेट्स सपोज के ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का नया तरीका आ गया, मोटिवेट करने का नया तरीका आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन करने का नया तरीका है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल वे से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है मॉडर्न वे की तरफ, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल। सर आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। और जरा अब वो जो टाइप्स बताइए आपको बजट की, वो काइंडली जरा बजट की टाइप्स को कीजिएगा, और अच्छे तरीके से कीजिएगा। सिलेबस निकाल के 4 से 5 है मेरे ख्याल से, ठीक है, जो पढ़ाई है। तो जरा काइंडली इनको ज्यादा करें, और जब टॉपिक लेक्चर एंड हो तो 3 से 4 या 5 सफ़े उसके छोड़ दिया करें आगे, ताकि मजीद चीजें जो उस लेक्चर के कोरस्पॉन्डिंग आपने लिखनी है उधर साथ ही इकट्ठी एडजस्ट हो, दा के ऐसे ऐसे सफ़े सफ़े करें। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
those are